सबका मेरे YouTube चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता जो कि परीक्षा 3 मई को है, उसके विगत वर्षों के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। और इसके पहले हम 2020 में जो इसका पेपर हुआ था जीआईसी प्रवक्ता का, उसको हम देख चुके हैं। अब हम 2017 के में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हम 26 प्रश्नों को इसके पहले देख चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम 27वें प्रश्न से आगे के प्रश्नों को। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबके सामने जो पहला सवाल है वो ये है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा, न्यास, जिसको ट्रस्टीशिप कहते हैं, राज्य नियंत्रण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो वह न्यास पर आधारित है, ट्रस्टीशिप पर आधारित है। तो इसका इस तरह से विकल्प बी हो जाएगा सही। व्याख्या देख लीजिए। प्रन्यास सिद्धांत अथवा ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपतियों को स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर संरक्षक मानना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। गांधी के अनुसार धनी व्यक्ति स्वयं को अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमीन, जायदाद, कारखाने आदि का स्वामी न समझे, अपितु इसे समाज की धरोहर माने। इसका प्रयोग अपने लाभ के लिए न कर समाज के कल्याण के लिए करें। गांधी का यह सिद्धांत अपरिग्रह के विचार पर आधारित है। अपरिग्रह का अर्थ है कि मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। अब अगला सवाल है साथियों कि जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। निम्न में से किसका कथन है? पहला विकल्प दिया है डायसी, दूसरा है विलोबी, तीसरा है लास्की और चौथा है लॉक। तो यह कथन साथियों लॉक का है। इस तरह से ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, लॉक ने राज्य की प्रभुसत्ता और उसकी जोर जबरदस्ती की शक्ति को शंका के दृष्टिकोण से देखा और इस पर कानून द्वारा सीमाएं लगाने का प्रयत्न किया। इसके अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कानून का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना और सुरक्षित करना है। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता की आशा नहीं की जा सकती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए। हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानून का मौन माना है और मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल राज्य का नहीं बल्कि समाज, जनमत और रीति रिवाज का हस्तक्षेप भी अनुचित माना है। मिल के अनुसार व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर और मन पर संप्रभु है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है। पूछा गया है कि निम्न में से सही कथन को चुनिए। राजनीतिक संस्कृति विश्वास एवं इतिहास की उपज नहीं है और राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का भिन्न अंग है। राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण एवं विश्वास का संकलन नहीं है। तो पूछ रहा है कि सही कथन को चुनिए। तो इनमें से जो सही है साथियों वह है कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं 29 की। देखिए, हाँ, देखिए दिया है कि विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्कृति भी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का उस देश के सामान्य संस्कृति से उद्भव होता है। उदाहरण, पश्चिमी यूरोप एवं एशिया के नागरिकों में लोकतांत्रिक भावना एवं सार्वजनिक दायित्व में अंतर पाया जाता है। लेवियाथन का लेखक कौन है? हॉब्स, ग्राहम वालास, रूसो या मैकाइवर? तो इसका सही जवाब है साथियों हॉब्स। देखिए, हॉब्स ने अपनी कृति लेवियाथन में कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है, जो समाज, राज्य तथा शासन तीनों का सामूहिक नाम है। हॉब्स ज्यामितीय विधि से अपनी चिंतन का प्रारंभ प्राकृतिक अवस्था से करता है, जो समाज, राज्य तथा शासन से विहीन कल्पित युग है। यह अवस्था हर तरफ युद्ध, निरंतर भय तथा मृत्यु का खतरा है। इस अवस्था में बल और छल ही मनुष्य के सद्गुण है। इस प्रकार इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकाकी, अस्वच्छ, बर्बर तथा अल्पकालीन है। इस अवस्था से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति कॉमनवेल्थ की स्थापना करने के लिए अपनी शक्तियों को लेवियाथन को सौंप देता है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है। पूछ रहा है कि 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है। आइजिया बर्लिन, सीबी मैकफर्सन, जॉन रॉल्स या चार्ल्स टेलर। तो इसका सही जवाब है साथियों आइजिया बर्लिन। देख लीजिए 20वीं शताब्दी में आइजिया बर्लिन, एफ ए हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन ने सकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देकर स्वतंत्रता के सार तत्व को क्षति पहुंचाई है। बर्लिन ने अपनी चर्चित कृति टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में लिखा है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है साथियों, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो यह लिया गया है साथियों, विकल्प देखिए दिया है, लाइबेल, लिंगुआ, लाइबर या लेबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइबर। देखिए लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव, किंतु स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति के आधार पर प्रचलित इस अर्थ को स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं माना जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता, उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अब अगला सवाल होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर ये था 32, अब होगा क्वेश्चन नंबर 33। देखिए अतः स्वतंत्र, इसकी व्याख्या में थोड़ा सा बचा है कि अतः स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों में कौन से दो विरोधी तत्व, बंधनों का अभाव और नियमों का पालन में सामंजस्य का नाम है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि समानता का अर्थ है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। ये किसने कहा है, डायसी, लास्की, मैकाइवर या आइवर जेनिंग्स। तो ये बात बोले हैं साथियों लास्की। देख लीजिए लॉस्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि समानता का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्रदान की जाए। समानता का प्रथम अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव और इसका दूसरा अर्थ है सभी को विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। अब अगला सवाल साथियों क्वेश्चन नंबर 34 कि पूछा है कि रूसो के राजनीतिक विचारों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है। यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा, सामान्य इच्छा, उपरोक्त सभी। तो रूसो के राजनीतिक विचारों में से किसका उल्लेख मिलता है, तो वह मिलता साथियों सामान्य इच्छा का। व्याख्या देख लीजिए। देखिए सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। रूसो ने इस सिद्धांत द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक सत्ता में समन्वय का प्रयास किया है। इसके अनुसार व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं हैं, यथार्थ इच्छा जिसको वास्तविक इच्छा कह सकते हैं, स्वार्थी इच्छा जिसको कह सकते हैं, और दूसरा जो है वह वास्तविक इच्छा। इसमें स्वार्थ सार्वजनिक हित के अधीन होता है। सामान्य इच्छा व्यक्ति की सभी वास्तविक ऑब्लिक आदर्श इच्छाओं का योग है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए, रूसो का प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। रूसो की प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है, कॉम्टे, बकल या ब्राइस या मेटलैंड। तो यह कथन है साथियों मेटलैंड का। देखिए राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर इस शब्द की अनिश्चितता और पूर्वानुमान न कर पाने की क्षमता को लेकर मिटलैंड ने कहा कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। तो इस तरह साथियों ये क्वेश्चन नंबर 35 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 में पूछा है निम्न में कौन सा कथन सत्य है, और दिया है कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं।
दूसरा है कि सभी हित समूह दबाव समूह हैं। दबाव समूह राज्य की निर्णयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और डी है कि हित समूह व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो इनमें से जो कथन सत्य है वह है कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं। इस तरह साथियों हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। देखिए, हित समूह एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत दबाव समूह एनजीओ, आईएनजीओ और लॉबी इत्यादि आते हैं, जो हित समूह शासन पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। उन्हें ही दबाव समूह कहा जाता है। किंतु कुछ हित समूह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिनका सरकार की गतिविधियों से कोई संबंध नहीं होता है। इन आधारों पर यह कहा जाता है कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं, किंतु सभी हित समूह दबाव समूह नहीं हैं। तो ये भी याद रखना है कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं, किंतु सभी हित समूह जो है वह दबाव समूह नहीं हो सकते। मतलब दबाव समूह सभी हित समूह हो सकते हैं, लेकिन तो सभी हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन करने होता है और सवाल भी बनता है। अब अगला सवाल साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि निम्न में से किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या विनोबा भावे? तो यह कथन है साथियों बी आर अम्बेडकर। देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, राजनीति में व्यक्ति पूजा के दुष्प्रभावों को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया था। भारत की राजनीति में भक्ति, आत्मसमर्पण या नायक पूजा अन्य देशों की तुलना में बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभाती है। राजनीति में व्यक्ति पूजा पतन का रास्ता है और जो अंततः तानाशाही पर खत्म होता है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 38 भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या एम एन रॉय? तो इसका सही कथन हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब जो होगा कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र के सर्वप्रथम वकालत जो है कि करने वाले व्यक्ति थे एम एन रॉय। हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। देखिए, इसकी व्याख्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत एम एन रॉय ने की थी। हालांकि उपर्युक्त सभी विचारक राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के लिए घातक मानते हैं, परंतु एम एन रॉय ने सर्वप्रथम इस मत का प्रतिपादन किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। अब अगला सवाल साथियों क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्न में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? किसान संगठन, यंग तुर्क, श्रमिक संघ, राज्य कर्मचारी संघ? पूछ रहा है कि दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से साथियों यंग तुर्क जो है यह दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। देखिए 39 का इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया है कि आमंड जी दबाव समूह के 4 वर्ग बनाए हैं, जो हैं संस्थात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह या समुदायात्मक दबाव समूह, और चौथा है प्रदर्शनकारी दबाव समूह। देखिए इसमें किसान संगठन जो है कि किसान संगठन, श्रमिक संगठन, व्यावसायिक संघ, राज्य कर्मचारी संघ, जिनमें से किसके किसके रेलवे यूनियन और शिक्षक संघ ये उदाहरण के तौर पर हैं, आदि का वर्णन सामुदायिक दबाव समूह के रूप में प्राप्त होता है। यंग तुर्क का वर्णन उपर्युक्त किसी रूप में नहीं मिलता। युवा तुर्क आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य उस्मानिया साम्राज्य के पूर्ण राजतंत्र को समाप्त करके वहां संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना था। जी ए आमंड ने दबाव समूहों का वर्गीकरण संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक, असमुदायात्मक तथा प्रदर्शनकारी के रूप में किया है। सामुदायिक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इसकी मुख्य विशेषता अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। इसमें प्रमुख हैं व्यावसायिक संगठन, किसान संगठन और श्रमिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 40 अब आप सबके सामने साथियों कि दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक सेवा, जनता को शिक्षित करना, सक्रिय राजनीति करना, अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना।
तो इसका सबसे सही जो विकल्प है वो ऑप्शन डी है। देखिए, दबाव समूह निर्वाचन प्रणाली में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना न होकर अपने हित का संरक्षण करना होता है। अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, अतः वे चुनाव नहीं लड़ते हैं, अर्थात चुनाव में सहभागी नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 है साथियों, निम्न में किन देशों के मध्य फरक्का विवाद है? भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत मालदीव या भारत नेपाल? तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है भारत और बांग्लादेश। देखिए, फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य पानी के बंटवारे से संबंधित है। फरक्का बांध के द्वारा गंगा नदी के पानी को हुगली नदी के बहाव को बनाए रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोलकाता बंदरगाह का संचालन हुगली नदी के जल स्तर पर निर्भर है। इस प्रक्रिया में बांग्लादेश में गंगा नदी जल का प्रवाह कम हो जाता है और वहां सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में किस देश से भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किया? 1992 में पूछ रहा है कि किस देश के साथ भारत ने पूर्ण रूप से जो है कि कूटनीतिक संबंध स्थापित किया? ताइवान, दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी अफ्रीका या इसराइल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों इसराइल। व्याख्या देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 42 की। देखिए, 29 जनवरी 1992 को भारत के विदेश सचिव द्वारा इसराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए भारत सरकार के निर्णय की घोषणा की गई। इसके पश्चात इसराइल के साथ सुषुप्त संबंधों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक युग का सूत्रपात हुआ। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रों की संख्या क्या थी? 48, 49, 50, 51? तो इसका सही जवाब है साथियों 50। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। चूंकि पोलैंड में उस समय सरकार का गठन नहीं हुआ था, इसलिए वह अपना प्रतिनिधि नहीं भेज सका और उसका स्थान रिक्त छोड़ दिया गया। सरकार के गठन के पश्चात 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक संस्थापक सदस्यों की संख्या जो है कि वह 51 थी। तो साथियों 50 और 51 में कन्फ्यूजन होता है, तो क्यों 51 नहीं माना जाएगा इस सवाल का जवाब और क्यों 50 माना जाएगा, ये व्याख्या में स्पष्ट कर दिया है। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, पेरिस, रोम या न्यूयॉर्क? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस। देखिए, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। कई बार ये भी पूछा जाता है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसकी स्थापना साथियों 16 नवंबर 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है कि पेरिस में है और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 है। और एसोसिएट सदस्य कितने हैं? 11 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यह वैश्विक संस्कृतियों के आदान प्रदान के महत्व का संगठन है। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास एवं संबंधों को बढ़ावा देना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1999, 1920, 1921 या 1922? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 1999। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अप्रैल 1999 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों के विषय में संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा में। और ILO, तो यहाँ पे साथियों दो मुख्यालय आपको जो है कि देखने को मिल गया। एक यूनेस्को का याद रख लीजिएगा, पेरिस में है। दूसरा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? यह जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
तो आईएलओ का उद्देश्य क्या है? आईएलओ का उद्देश्य साथियों रहन सहन के स्तर एवं श्रम की अन्य दशाओं को सुधारने तथा पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 46 है साथियों, देखिए निम्न में कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, ये दोनों लोग थे। अब आगे का विकल्प देखते हैं। मार्शल टीटो और कर्नल गद्दाफी। तो मार्शल टीटो भी थे, ये गद्दाफी जो है कि ये लीबिया के तानाशाह शासक थे, ये जो है कि उसके नेम के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए मुअम्मर अल गद्दाफी सन 1969 में लीबिया के शासक बने। उन्हें कर्नल गद्दाफी के नाम से जाना जाता है। वे अरब देश में सबसे अधिक समय तक 42 वर्ष तक शासन करने वाले तानाशाह रहे और 20 अक्टूबर 2011 को उनकी हत्या कर दी गई। निर्गुट आंदोलन से इनका कोई वास्ता नहीं था। नेहरू, नासिर एवं टीटो निर्गुट के संस्थापक सदस्य थे। अब अगला सवाल है साथी क्वेश्चन नंबर 47 कि सार्क दक्षेस कब औपचारिक तौर पर स्थापित किया गया? 1980, दिसंबर 1980 या अगस्त 1983 या दिसंबर 1985 या जुलाई 1987? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों दिसंबर 1985। देख लीजिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये सार्क का फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशिया के यह 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे साथियों? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं। और अप्रैल 2007 में ये जो सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें अफगानिस्तान को इसका जो है कि 8वां सदस्य बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ साथियों? काठमांडू, नेपाल में। अब देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है निम्न में किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई? जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। भारत सरकार अधिनियम 1999 निम्न में किस पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड या नेहरू रिपोर्ट? तो इसका सही जवाब है साथियों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार से संबंधित है। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1999 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। यह दोहरी शासन प्रणाली 1921 से 1937 तक 9 प्रांतों में चलती रही। केवल बंगाल में 1924 से 1927 और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक निलंबित रही।
अब अगला सवाल साथियों क्वेश्चन नंबर 50 कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 6 अगस्त 1941 या 8 अगस्त 1942 या 17 जुलाई 1943 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 8 अगस्त 1942। उपरोक्त में से कोई नहीं दिया है। देखिए 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगला सवाल साथियों कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया 20 अप्रैल 1945 या 24 मार्च 1946 या 26 मार्च 1946 या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन साथियों 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया था। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड वेवेल 1943 में भारत के वायसराय बनकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 52 है साथियों कि 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही जवाब है वह है जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या देख लीजिए। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारत के लिए कई सुझाव दिए गए थे, जिनमें एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो भी शामिल था। कैबिनेट मिशन के द्वारा दिए गए प्रस्तावों को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। इसी के अनुसरण में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। अब क्वेश्चन नंबर 53 है साथियों कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया। 26 जनवरी 1947 या 22 जनवरी 1947 या अगला विकल्प देखते हैं क्या दिया है 9 दिसंबर 1946 या 15 अगस्त 1947। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके कुछ दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव साथियों जो है कि तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को इसको जो है कि पारित कर दिया गया था। और इसकी प्रशंसा करते हुए राजनीतिक विद्वान अर्नेस्ट बार्कर का कहना है कि जब मैं उसे पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इस पुस्तक में जो तर्क दिया गया है उन्हें उद्देशिका संक्षिप्त एवं सारभूत रूप में प्रस्तुत करती है। मैं यह उद्धृत करना चाहता हूं क्योंकि मुझे गर्व है कि भारत के लोग अपना स्वतंत्र जीवन प्रारंभ करते समय उन राजनीतिक सिद्धांतों को मान्यता दे रहे हैं जिन्हें हम पश्चिम की परंपरा कहते हैं, किंतु जो पश्चिम तक ही सीमित नहीं है। अब अगला सवाल साथियों क्वेश्चन नंबर 54 भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया। तो भारत के संविधान को साथियों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इस तरह हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन
द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अब क्वेश्चन नंबर 55 है साथियों कि संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी, बी एन राव या टी वी कृष्णामाचारी। तो संविधान सभा के जो विधिक सलाहकार थे साथियों वो थे बी एन राव। सर बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। तो इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, संविधान निर्मात्री परिषद संविधान सभा के वैधानिक परामर्शदाता संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। बी एन राव ने ही संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, जिस पर विचार एवं संशोधन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए, इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं तो वो है साथियों कि संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुछ प्रमुख समितियों का गठन किया था। ये प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। पहला है नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी है संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हैं इसके भी अध्यक्ष हैं जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति थी, इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, आप सबके सामने ये जो सवाल है पूछा गया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? संघीय समिति, प्रारूप समिति, प्रांतीय समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे। देखिए, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव के निर्देशन में तैयार भारतीय संविधान के प्रारूप की समीक्षा के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य थे: बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, ए के स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, पी एल मित्र कुछ समय बाद इनके स्थान पर आ गए थे, माधव राय सदस्य बने थे और डी पी खेतान इनकी मृत्यु पर जो है कि टी कृष्णामाचारी सदस्य बने थे। अब अगला सवाल साथियों क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में हैं? अनुच्छेद 14 से 18 या 14 से 20 या 18 से 22 या 22 से 26। तो इसका सही जवाब है साथियों 14 से 18। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 में क्रमशः विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण भी है इसमें 14 में। और 15 में है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 में है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता रहेगी। और 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में दिया है साथियों कि अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई, जिसमें वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है आर्टिकल 21 में। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण ये 22 में है, आर्टिकल 22 में। इस तरह से साथियों जो है कि क्वेश्चन नंबर 57 तक कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए और व्याख्या में दिया है
अनुच्छेद 23 और 24 में जो है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्रमशः मानव अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाएगा, और अनुच्छेद 24 में कहा गया कि कारखानों में जोखिम भरे कार्यों में बालकों को नियोजन पर रोक लगाई जाएगी। और अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता रहेगी। और आर्टिकल 26 में बताया गया धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता रहेगी। और आर्टिकल 27 में बताया गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और आर्टिकल 28 में है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का वर्णन है। और 29 से लेकर के 30 में है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की व्यवस्था की गई है। और स्पेशली 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। और 30 में है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार होंगे। और 32 में बताया गया संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 58 है साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 51, 60 या 312 या 380। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों आर्टिकल 51। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, और संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और डी है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। और क्वेश्चन नंबर 59 है साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किससे संबंधित है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए गए जाने वाले आपात से, संघवाद, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राष्ट्रपति का महाभियोग। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए। देखिए, भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 एक ख के द्वारा राज्य विधानमंडलों की शक्तियां संसद को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह लिखित सूचना प्रदान की जाए कि उस राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है तथा शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और राज्य की सभी या कोई प्राधिकारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका अनुच्छेद 352 में उल्लेख है, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू कर सकता है। और जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय साख को अथवा स्थायित्व को खतरा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है साथियों, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया? 40वें, 42वें, 44वें या 45वें? तो मौलिक कर्तव्यों का समावेश पूछ रहा है, तो मौलिक कर्तव्यों को साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा षोडशिक समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। देख लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। षोडशिक समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम अब तक पारित सभी संशोधनों में सबसे विशद था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय, भाग 4 क मूल कर्तव्य और 14 क अधिकरण भी जोड़े गए। अब 61 है साथियों, किस संविधान संशोधन
ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। 52वां, 60वां, 61वां या 62वां? तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी। देखिए, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। तो ये भी साथियों याद रखिएगा कि 18 वर्ष के लोगों ने जो है कि पहली बार किस लोकसभा में के चुनाव में मत दिया था, तो 9वीं लोकसभा थी, जो कि 1989 में जिसका चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 है साथियों कि किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? 42वां या 44वां? और उसके बाद देखते हैं विकल्प में क्या दिया है, 42वां, 44वां, 45वां या 43वां? तो इसका सही जवाब साथियों 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। देखिए, भारतीय संविधान संशोधन संख्या 44वां के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क में रखकर विधि का अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया गया? 89वें संविधान संशोधन या 90वां या 91वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान संशोधन? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन। देखिए, 91वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 75 एवं अनुच्छेद 164 में संशोधन करके मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित कर दिया गया है। अब केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 64 है साथियों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, संथाली? तो इसमें से सम्मिलित नहीं साथियों अंग्रेजी। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जनवरी 2004 में बोडो जनवरी 2003 द्वारा और 2004 में बोडो, डोगरो, मैथिली और संथाली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को तथा वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं कौन कौन हैं? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। यही सबसे लेटेस्ट है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। अब क्वेश्चन नंबर 65 का साथियों कि एक संसदात्मक सरकार में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है या और देखते हैं विकल्प क्या बनाया है। न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक संसदात्मक सरकार में साथियों जो होती है वो कार्यपालिका जो होती है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। देखिए, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि कार्यपालिका जो होती है मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) में इसका जिक्र है। अब क्वेश्चन नंबर 66 है साथियों कि संसदात्मक सरकार की निम्न में कौन विशेषता नहीं है? नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल या व्यवस्थापिका का
कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल साथियों यह संसदात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। इस तरह से ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। इस शासन में कानूनी रूप में मुख्य कार्यपालक केवल नाम मात्र का प्रधान अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक न होकर के परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। कार्यपालिका जो है वह व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का कार्यक्षेत्र अलग अलग निर्धारित रहता है। क्वेश्चन नंबर 67 साथियों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? फ्रांस, कनाडा, जापान या आयरलैंड? तो इसका सही जवाब है साथियों आयरलैंड। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। 68 है साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? उदारवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक। तो उदारवादी शब्द भारतीय संविधान में प्रयुक्त नहीं हुआ है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान की प्रस्तावना में उदारवादी शब्द नहीं प्रयुक्त किया गया है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। बाकी के जो सवाल हैं और जो अन्य वर्षों में पूछे गए हैं, जो परीक्षा हुई है, तो उसको भी हम इसी तरह से जल्दी कंप्लीट करा देंगे, ताकि परीक्षा तक जो 3 मई को परीक्षा है तब तक हम लोग कई बार विगत वर्षों में पूछे हुए सवालों को देख सकें। तो अब साथियों, अगर आप लोगों को मेरा ये पहल अच्छी लग रही हो तो मेरा वीडियो आप लोग जो है कि लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।